हेलो नमस्ते मित्रों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को जानेंगे। वो है फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड ही है नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने फ्रांस की क्रांति में भी बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। उनकी साधारण जीवनी तो हम जानेंगे, साथ ही उनकी जीवन की प्रमुख घटनाएं, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, कैसे वो एक सैन्य अधिकारी से फ्रांस का शासक बना, उसके बारे में आज हम विश्लेषण से जानेंगे। और किन किन देशों को उसने अपना आधिपत्य स्वीकार करवाया, उनके बारे में भी हम जानेंगे। किन किन देशों से युद्ध किए, कौन कौन से युद्ध किए, कब युद्ध किए, उनके बारे में आज पूरा विश्लेषणात्मक तरीके से जानेंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ताकि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ सके और नेपोलियन बोनापार्ट से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन न छूट सके। तो चलिए अब बेसिक जानकारी से शुरुआत करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन बोनापार्ट है, उसका जन्म कब हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था 15 अगस्त को इंडिया में क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो नेपोलियन का जन्म कब हुआ था, 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप, जो यूरोप महाद्वीप है उसमें एक द्वीप है, उसका नाम है कोर्सिका द्वीप। उसमें एक नगर है, उसका नगर का नाम है अजासियो नामक नगर में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप के अजासियो नामक नगर में उसका जन्म हुआ था। उसका किसका, नेपोलियन बोनापार्ट। और उसके पिता का क्या नाम था, कार्लो बोनापार्ट हैं, उसके पिता का नाम था। और उसके माता का नाम था लितिसिया रेमालिनो। उसकी माता का क्या नाम था, लितिसिया रेमालिनो थी। नेपोलियन के पिता हैं, वो क्या काम करते थे, वो फ्रांस के दरबार में जो कोर्सिका द्वीप हैं उसका प्रतिनिधित्व करते थे। कहाँ पर, फ्रांस का द्वीप, जो फ्रांस का दरबार था वहाँ पर कोर्सिका द्वीप समूह है, उसका प्रतिनिधित्व करते थे। कौन, नेपोलियन के पिता। और नेपोलियन ने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से की, पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है, उस पेरिस के सैनिक स्कूल में प्राप्त की। अपनी प्रारंभिक शिक्षा है वो पेरिस के सैनिक स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा है वो प्राप्त की। किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। शीघ्र ही उसे सेना में लेफ्टिनेंट पद प्राप्त हो गया और नेपोलियन बोनापार्ट को जल्दी से जल्दी उस जो सेना है उसमें लेफ्टिनेंट का पद है वो नेपोलियन बोनापार्ट को प्राप्त हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेपोलियन द्वारा 16 सितंबर 1793 ईस्वी को तुलो के बंदरगाह से अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया गया। और नेपोलियन ने क्या किया, शीघ्र ही वो सेना में लेफ्टिनेंट का पद प्राप्त हो गया। और उसके पश्चात उन्होंने क्या किया, कब, 16 सितंबर 1793 ईस्वी को, 16 सितंबर 1793 ईस्वी को जो फ्रांस में एक बंदरगाह था, तुलो बंदरगाह, वहाँ पर हैं अंग्रेज़ लोग हैं, वो अपनी बस्तियों को कायम कर रहे थे, अपने डेरे डाल रहे थे, बस्तियों को कायम कर रहे थे। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, उन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया। ये कब भगा दिया, 16 सितंबर 1793 ईस्वी को तुलो बंदरगाह पर जो अंग्रेज़ थे उनको राज्य से बाहर खदेड़ दिया। किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। और इस समय क्या था, राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन भी इसी नगर में चल रहा था, इसी जगह चल रहा था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, अधिवेशन भी इसी नगर में हो रहा था। नेपोलियन ने प्रतिक्रियावादी तत्वों से महासभा के सदस्यों की रक्षा की। जो प्रतिक्रियावादी तत्व थे, महासभा के विरोधी तत्व थे, जो महासभा को होने नहीं देते थे, महासभा में खलल डालते थे, उनको दूर किया, भगाया, खदेड़ा। किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। और जो राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन था उसको सफल बनाया। किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो अभी इसके साहस की जानकारी सभी को पता चलती है। इस समय नेपोलियन ने अपनी योग्यता, कुशलता व साहस का परिचय दिया। इसी कारण 1794 ईस्वी को उसे सेना में प्रधान तोपसी नियुक्त कर दिया। और इसी कारण जो राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन चल रहा था उस समय जो प्रतिक्रियावादी तत्व थे उनको राष्ट्रीय महासभा से दूर खदेड़ा। इसी कारण उसको साहस का परिचय दिया, अपनी वीरता का परिचय दिया नेपोलियन बोनापार्ट ने। इसी के कारण 1794 ईस्वी में उसे क्या प्राप्त हो गया, सेना में प्रधान तोपसी है वो उसको पद नियुक्त कर दिया गया। किसको, नेपोलियन बोनापार्ट को। सेना में प्रधान तोपसी
नियुक्त किया गया। किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को। और 5 अक्टूबर 1795 ईस्वी को डायरेक्टरी शासन में राजतंत्र के समर्थकों द्वारा विद्रोह किया गया। और 5 अक्टूबर 1795 ईस्वी को जो डायरेक्टरी शासन थी, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, उसमें किसने विद्रोह किया? जो राजतंत्र के समर्थक थे जैसे कुलीन, पादरी, उन्होंने विद्रोह किया। तो नेपोलियन ने उनके विद्रोह को दबाने में फ्रांस के सेनापति ब्रास की मदद की। जब उन्होंने, जो राजतंत्र के समर्थक थे, उन्होंने विद्रोह किया, तो उस विद्रोह को दबाने में नेपोलियन ने किसकी मदद की? जो फ्रांस का सेनापति था, उसका नाम था ब्रास, उसकी नेपोलियन बोनापार्ट ने मदद की। इस विद्रोह पर विजय के कारण उसे आंतरिक सेना का जनरल नियुक्त किया गया। किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को। क्योंकि इस जो विद्रोह हुआ था, राजतंत्र के समर्थकों ने विद्रोह किया था, उसमें सेनापति, जो फ्रांस का सेनापति था ब्रास, उसकी मदद की नेपोलियन बोनापार्ट ने, और वे इन अभियान में सफल हो गए। जो राजतंत्र के समर्थक थे उनको दबाने में सफल हो गए। तो नेपोलियन बोनापार्ट को क्या कर दिया? जो आंतरिक सेना थी उसका जनरल नियुक्त किया गया। इसी समय उसका विवाह जोसेफाइन बोहार्नेस नामक प्रभावशाली महिला से हो गया। और इसी समय एक जोसेफाइन बोहार्नेस नामक महिला थी, प्रभावशाली महिला थी, उससे उसका शादी होगी। किसकी? नेपोलियन बोनापार्ट की। फ्रांस के युद्ध मंत्री कार्नो द्वारा नेपोलियन की योग्यता से प्रभावित होकर इटली विजय का अभियान नेपोलियन को सौंप दिया। जो फ्रांस का जो सेनापति था, युद्ध मंत्री था, उसका नाम था कार्नो। उसने जो नेपोलियन की इतनी योग्यता देखी, तो इतना साहस देखा, तो उन्होंने इटली पर विजय प्राप्त करने का अभियान है वो नेपोलियन बोनापार्ट को सौंप दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेपोलियन ने लोदी के पुल व रिवोली के युद्ध में जनवरी 1797 ईस्वी में ऑस्ट्रिया को पराजित किया। किसने? नेपोलियन ने। किस युद्ध में? लोदी के पुल व रिवोली के युद्ध में। लोदी व रिवोली के युद्ध में वो कब हुआ था? जनवरी 1797 ईस्वी में हुआ था। उसमें ऑस्ट्रिया को पराजित किया। किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने लोदी के पुल व रिवोली के युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित किया। और ये कब घटना हुई? ये हुई जनवरी 1797 ईस्वी में। ऑस्ट्रिया को पराजित किया लोदी के पुल और रिवोली के युद्ध में। उसने 18 अप्रैल 1797 ईस्वी को लियोबेन की विराम संधि की। 17 अक्टूबर 1797 को ऑस्ट्रिया ने कैंपो फॉर्मिया की संधि की। फिर क्या हुआ? 18 अप्रैल 1794 को विराम संधि की। कौन सी? लियोबेन नामक विराम संधि की, जो ऑस्ट्रिया और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच में। और फिर ऑस्ट्रिया ने कब? 17 अक्टूबर 1797 ईस्वी को ऑस्ट्रिया ने कैंपो फॉर्मिया की संधि की। किसके बीच में? नेपोलियन बोनापार्ट और ऑस्ट्रिया के बीच में कैंपो फॉर्मिया की संधि हुई। कब हुई? 17 अक्टूबर 1797 ईस्वी को। और जो लियोबेन की संधि है वो 18 अप्रैल 1797 ईस्वी को हुई। ये भी नेपोलियन बोनापार्ट और ऑस्ट्रिया के बीच में हुई। जो अब कैंपो फॉर्मिया की संधि है, इसके क्या थे? इस संधि ने इटली में फ्रांस को सर्वोच्च बना दिया। जो कैंपो फॉर्मिया की संधि थी, उसने जो इटली थी उसमें फ्रांस को सर्वोच्च बना दिया। इस कैंपो फॉर्मिया की संधि ने इटली में फ्रांस को सर्वोच्च बना दिया। अब नेपोलियन की वीरता, कुशलता व रणनीति को लेकर फ्रांस में किंवदंतियां होने लगी। लोग बातें करने लगे, लोग गाथा गाने लगे नेपोलियन की वीरता, कुशलता, साहस को लेकर। चलिए, नेपोलियन ने मिस्र को अपने युद्ध में परास्त कर दिया। किसने? नेपोलियन ने जो मिस्र देश है उसको युद्ध में परास्त कर दिया। अब ये योजना बनाने लगा नेपोलियन कि जो इंग्लैंड का उपनिवेश भारत है, उसके जो मराठा हैं, जो भारत के मराठा हैं, उसके साथ मिलकर हम इंग्लैंड को हरा देंगे। ये योजना किसने बनाई? नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाई। लेकिन उससे पहले क्या होता है? अगस्त 1798 ईस्वी में नील नदी के युद्ध में नेपोलियन को इंग्लैंड की जल सेना के सेनापति नेल्सन ने हरा दिया।
लेकिन उससे पहले ये योजना तो समाप्त हो गई, क्योंकि अगस्त 1798 ईस्वी में जो नेपोलियन को जो इंग्लैंड की सेना थी, उसके सेनापति नेल्सन ने नील नदी के युद्ध में हरा दिया। और जो फ्रांस था उसमें जो डायरेक्टरी शासन व्यवस्था थी वो अकुशल शासन के कारण लोकप्रिय नहीं थी, जनता को भार नहीं रही थी। चलिए, उधर डायरेक्टरी का शासन फ्रांस में कुशासन के कारण लोकप्रिय नहीं रहा। नेपोलियन की विजय डायरेक्टरी की अयोग्यता के कारण पुनः हार में बदल रही थी। जो डायरेक्टरी शासन था वो अच्छे से नहीं चल रहा था, इसीलिए जो नेपोलियन की जो जीत है वो भी अब हार में बदल रही थी। इसीलिए नेपोलियन ने ये निर्णय लिया कि अब हमें वापस फ्रांस जाना पड़ेगा। फलत नेपोलियन ने फ्रांस पहुंचने का निर्णय किया। नेपोलियन ने फ्रांस पहुंचते ही अनुभव किया कि मैं सही समय पर यहाँ आया हूँ। अगर उसने कहा, प्रत्येक व्यक्ति मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। यदि मैं कुछ समय पूर्व आता तो शीघ्रता होती, यदि कुछ समय बाद आता तो देर हो जाती। अब मैं सही समय पर आया हूँ। अगर कुछ समय पहले आया होता तो जल्दी होता, अब अगर मैं लेट आया होता तो लेट होता। यही तो है। यदि कुछ समय बाद आया होता तो देर हो जाती। मैं ठीक समय पर आया हूँ, अब नाशपाती पक सकी हैं। ये कब? जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस गया तब का। उसने डायरेक्टरी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। कहाँ से फ्रांस गया? जो विजय के लिए निकला था, यूरोप विजय के लिए निकला था। जो इंग्लैंड के साथ युद्ध किया था, नील नदी वाला, उसमें हार के बाद में जब वापस आया तब कहा था। जो डायरेक्टरी व्यवस्था थी, जो फ्रांस आकर नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरी व्यवस्था को भी समाप्त किया। जिनकी भ्रष्टता से फ्रांसीसी जनता परेशान थी, अब शासन की शक्ति है वो 3 कौंसलों को सौंप दी गई। उसका एक तो कौंसल, जो प्रमुख कौंसल है वो नेपोलियन बोनापार्ट खुद बनता है। ये देख सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट, ये था बोनापार्ट नेपोलियन। नेपोलियन स्वयं प्रधान कौंसिल बना। किसका? जो 3 कौंसिलों की इसने निर्माण किया था, उसका प्रधान कौंसिल है वो कौन बना? नेपोलियन। इन कौंसिलों को निम्नलिखित कार्य करने थे। जो 3 कौंसिल बनाए थे, इनके क्या क्या कार्य थे ये देख सकते हैं। निम्न: फ्रांस में शांति व्यवस्था करना, नई विधि संहिता युक्त संविधान का निर्माण करना और यूरोपीय देशों के साथ शांति संधि करना। ये इन कौंसिलों का लक्ष्य था। ये सभी तीनों के हाथ में शक्तियाँ थी। 3 कौंसिलों को सौंप दी गई। इन तीनों के हाथ में शासन की शक्तियाँ थी, कार्यपालिका की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इन्हीं कौंसिलों के बारे में जानते हैं, कौंसिलों के बारे में। इन कौंसिलों ने क्रांतिकाल का 6वां संविधान बनाया। जो ये कौंसिल थे, 3 कौंसिल, इन्होंने भी संविधान बनाया। ये क्रांतिकाल का कुल मिलाकर 6वां संविधान था, जिसमें शासन की कार्यपालिका की शक्ति 3 निर्वासित कौंसिलों को सौंप दी, जिनका कार्यकाल 10 वर्ष निश्चित किया गया। जो कौंसिल थे उनका कार्यकाल है वो 10 वर्ष निश्चित कर दिया जाता है, जबकि नेपोलियन बोनापार्ट हैं वो थोड़े समय बाद में वो सदा के लिए इस कौंसिल के पद पर बना रहेगा, ऐसा ही वो सभी हम घोषणा कर देता है। थोड़ा आगे जाकर मैं बताऊंगा। 1 वर्ष 2 वर्ष बाद में जब ये कौंसिल और नया संविधान बनता है, उसके 1-2 वर्ष बाद में, और बाकियों के 10 वर्ष के लिए नियुक्त की गई। अब 3 कौंसिल कौन कौन बने? पहला तो था नेपोलियन 1, और दूसरा था कैम्बेसरी, तीसरा लेब्रून। ये 3 थे कौंसिल बने। यद्यपि गणतंत्र का दिखावा किया जा रहा था, लेकिन वास्तविक शक्ति नेपोलियन के हाथ में थी। वहीं अप्रत्यक्ष रूप से शासक था कि केवल दिखावा किया जा रहा था। नेपोलियन बोनापार्ट ने वो इस सर्वेसर्वा बनना चाहता था, अयोग्य रूप से, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से वह शासक था, दिखाई में नहीं आ रहा था। लेकिन इन 3 कौंसिलों का तो दिखावा कर रहा था। ये बाकी के 2 कौंसिल हैं, उनके पास नाम मात्र की शक्तियाँ थी, लेकिन सारी शक्तियाँ, ज़्यादातर शक्तियाँ नेपोलियन बोनापार्ट हैं वो अपने पास रखता था। चलिए
नेपोलियन को 1802 ईस्वी में उसके संपूर्ण जीवन के लिए कौंसिल नियुक्त कर दिया गया। ये मैंने बताया था आगे। 1802 में क्या हुआ, नेपोलियन को संपूर्ण, जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक कौंसिल नियुक्त कर दिया गया। और बाकी 10 वर्ष बाद में चेंज होंगे। 2 दिसंबर 1846 ईस्वी को नोत्रे दामे सरस में नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट बना दिया गया। अब है कब बनाया गया, 2 दिसंबर 1846 को। कहाँ पर, नोत्रे दामे सरस में उसको सम्राट बनाया गया। किसको, नेपोलियन बोनापार्ट को। कहाँ का सम्राट, फ्रांस का सम्राट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेपोलियन के फ्रांस के सम्राट बनने के पश्चात अन्य देशों से किए गए युद्ध। जो नेपोलियन फ्रांस का शासक बना उसके बाद उन्होंने किस किस देशों के साथ कौन कौन से युद्ध किए उनके बारे में अब जानेंगे। चलिए, नेपोलियन के फ्रांस के सम्राट बनने के बाद में उसने किस किस देशों के साथ युद्ध किए। 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को ट्राफल्गर के युद्ध में इंग्लैंड के सेनानायक नेल्सन ने नौसैनिक के युद्ध में नेपोलियन को पराजित कर दिया। फिर से नेपोलियन बोनापार्ट है, इंग्लैंड से भिड़ा, इंग्लैंड की नौसेना से भिड़ा, लेकिन फिर से उसको हार का मुंह देखना पड़ा। जब अगस्त 1798 ईस्वी को भी उसने नील नदी के युद्ध में इंग्लैंड की सेना से भिड़ा था। नेल्सन के सेनापति, जब इंग्लैंड की सेना का सेनापति नेल्सन था, तब भी उसको हार का मुंह देखना पड़ा। और इस समय भी उसको हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन इसमें जो इंग्लैंड का सेनापति था नेल्सन, वो मारा गया। लेकिन हार हुई किसकी, नेपोलियन बोनापार्ट की। और ये कौन सा युद्ध था, ट्राफल्गर के युद्ध में। ट्राफल्गर का युद्ध कब हुआ, 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को ट्राफल्गर का युद्ध हुआ। ये किसके बीच में हुआ, इंग्लैंड और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच में हुआ, जिसमें इंग्लैंड का सेनापति नेल्सन था, वो मारा गया। और इस युद्ध में जीत है वो इंग्लैंड की हुई जीत, और नेपोलियन बोनापार्ट को हार का मुंह देखना पड़ा। यद्यपि इसमें नेल्सन मारा गया, लेकिन इस निर्णायक युद्ध ने नेपोलियन की समुद्र में इंग्लैंड को पराजित करने की योजना सदैव के लिए समाप्त हो गई। नेपोलियन ये चाहता था कि मैं इसकी जो इंग्लैंड की नौसेना है उसको हराकर इंग्लैंड पर भी मैं कब्जा करूं। लेकिन इस युद्ध के बाद में, क्योंकि पहले भी ये मार खा चुका है, हार चुका है, इसीलिए इस युद्ध के बाद तो उसको बहुत बड़ा आघात पहुंचा। और जो ये उनका ये सपना था वो सूर हो गया कि मैं इंग्लैंड पर अपना आधिपत्य जमाऊंगा। ये पूरा सूर हो गया। किसका, नेपोलियन बोनापार्ट का। 2 दिसंबर 1805 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिज के युद्ध में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया व प्रसा की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। और क्या होता है, 2 दिसंबर 1805 ईस्वी में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिज का युद्ध होता है। ये किस किस देशों के बीच में होता है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ऑस्ट्रिया व प्रसा दोनों की संयुक्त सेना और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच में होता है ये युद्ध। ऑस्ट्रेलिज का युद्ध है, 2 दिसंबर 1805 में होता है। और ये नेपोलियन और ऑस्ट्रिया व प्रसा की संयुक्त सेना के बीच में होता है। इसमें किसकी हार किसकी होती है, ऑस्ट्रिया और प्रसा दोनों की हार होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो ऑस्ट्रिया था उसमें संधि हुई थी, जिससे ऑस्ट्रिया को बहुत ही अपमानजनक होना पड़ा उस संधि में। वो संधि कौन सी थी, प्रेसबर्ग की संधि। युद्ध होने के बाद में संधि हुई। युद्ध कब हुआ, 2 दिसंबर 1805 को। ऑस्ट्रेलिज का युद्ध, ऑस्ट्रिया प्रसा दोनों की संयुक्त सेना और सामने नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन हार कौन गए, ऑस्ट्रिया और प्रसा दोनों ही हार गए। फिर उनके बीच में समझौता हुआ, संधि हुई, और उस संधि का नाम था प्रेसबर्ग की संधि। और इस संधि में ऑस्ट्रिया को बहुत अपमानित होना पड़ा। ऑस्ट्रिया था उसको बहुत ही अपमानित होना पड़ा।
नेपोलियन ने इस संधि के माध्यम से क्या कर दिया, जर्मनी व छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक राइन संघ का निर्माण किया। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मनी और भी छोटे छोटे राज्य थे उनको मिलाकर क्या कर दिया, राइन संघ का निर्माण कर दिया। इस नए जर्मन संघ ने नेपोलियन को अपना संरक्षक बना लिया, और जो ये राइन संघ बनाया, जर्मन संघ बनाया, इन्होंने नेपोलियन को अपना संरक्षक बना लिया कि ये हमारी रक्षा करने वाला है। अब नेपोलियन राजाओं का निर्माता कहलाने लगा। नेपोलियन है वो राजाओं का निर्माता कहलाने लगा, क्योंकि ये राजाओं का निर्माण करता है। ये वहाँ पर किंवदंतियाँ होने लगी। कहाँ पर? फ्रांस में। इस सादे के माध्यम से इस संधि के माध्यम से नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस को पवित्र रोमन सम्राट का पद त्यागने पर मजबूर कर दिया। जो ये संधि हुई थी आपको पता होगा कौन सी? जर्मन वाली प्रेसब्रिग की संधि। उसके माध्यम से नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस को पवित्र रोमन सम्राट का पद त्यागने पर मजबूर किया। इसीलिए तो उसके साथ इतनी अपमानजनक, क्यों? क्योंकि रोमन का पद त्यागना पड़ा ऑस्ट्रिया के शासक को, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस राइन संघ के निर्माण ने पर्सा को नाराज कर दिया है। ये जो राइन संघ का निर्माण हुआ, इसमें पर्सा नाराज हुआ। क्यों? उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। जो राइन संघ हुआ उसके कारण पर्सा है वो नाराज हो गया। 14 अक्टूबर 1800 ईस्वी को जेना और ऑरेस्टेड के युद्ध में फ्रांस ने पर्सा को पराजित कर दिया, और जो राइन संघ का निर्माण किया, तो जिससे पर्सा है वो नाराज हुआ। नाराज होकर नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, और 2 युद्ध होते हैं। कौन कौन से? जेना और ऑरेस्टेड का युद्ध करता है। कब करता है? ये भी 14 अक्टूबर 1800 ईस्वी को जेना और ऑरेस्टेड का युद्ध करता है, और उसमें पराजित हो जाता है। कौन? पर्सा पराजित हो जाता है। फलस्वरूप फ्रांस व पर्सा में राइन नामक संधि हुई। उसके बाद में संधि हुई किसके? पर्सा और नेपोलियन के बीच में संधि हुई। उस संधि में क्या होता है? अब नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण कर उसे पराजित करने की ठान ली। उनके बीच में तो संधि हो गई। किसके? पर्सा और फ्रांस के बीच में। कब हुई? उसका डेट यहाँ नहीं दिया हुआ है। और ये युद्ध कब हुआ था? युद्ध हुआ था, जेना और ऑरेस्टेड का युद्ध हुआ था 14 अक्टूबर 1800 ईस्वी को। जेना और ऑरेस्टेड का युद्ध हुआ था किस के मध्य? पर्सा और फ्रांस, नेपोलियन बोनापार्ट के बीच में हुआ था। उसमें पर्सा को हार खानी पड़ी, और उसके बाद में एक संधि होती है, राइन नामक संधि होती है। और उसके बाद में नेपोलियन क्या करता है? रूस पर आक्रमण कर उसे पराजित करने की ठान ली। नेपोलियन ने ये ठान ली कि मैं रूस पर आक्रमण करूंगा और उसे पराजित करूंगा, हराऊंगा। 14 जून 1807 ईस्वी को फ्रीडलैंड के युद्ध में रूस पराजित हुआ। और क्या होगा? उसने ठान ली तो कर दिया। क्या? 14 जून 1807 ईस्वी में किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने 14 जून 1807 ईस्वी को फ्रीडलैंड के युद्ध में, कौन सा युद्ध? फ्रीडलैंड के युद्ध में रूस को पराजित कर दिया। फ्रीडलैंड का युद्ध किस के मध्य हुआ? रूस और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच में हुआ। उसमें रूस को पराजित होना पड़ा। और ये युद्ध कब हुआ था? 14 जून 1807 ईस्वी को फ्रीडलैंड का युद्ध हुआ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 8 जुलाई 1807 ईस्वी को रूस व फ्रांस के मध्य टिलचिट की संधि हुई, और ये युद्ध हुआ कौन सा? फ्रीडलैंड का युद्ध किसके बीच में? रूस और फ्रांस यानी नेपोलियन बोनापार्ट के बीच में हुआ। उसके बाद में 8 जुलाई 1807 ईस्वी में संधि होती है। इन दोनों के बीच में संधि होती है। उस संधि का नाम है टिलचिट की संधि है, वो इन दोनों देशों के बीच में होती है। इस संधि में रूस ने राइन संघ को मान्यता दे दी। रूस ने भी इस संधि के बाद में राइन संघ था उसको मान्यता दे दी। संधि के साथ ही इंग्लैंड से व्यापार नहीं करने पर अपनी सहमति दे दी। नेपोलियन बोनापार्ट यानी फ्रांस ने उसको मजबूर किया कि तुम इंग्लैंड से व्यापार मत करो, ताकि उसको आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जाए।
उस पर भी रूस ने सहमति जताई। इस संधि के समय, जो रूस के साथ संधि हुई, संधि के समय नेपोलियन अपने विजय शिखर के उच्चतम बिंदु को प्राप्त कर चुका था। नेपोलियन है इस समय विजय से विजय प्राप्त कर रहा था। केवल इंग्लैंड ही एक ऐसा देश था जिससे वो नहीं जीत सका, बाकी सभी को जीत चुका था। इंग्लैंड को छोड़कर प्रत्येक यूरोपीय देश उसके अधीन था। यूरोप के हर देश उसके अधीन था, लेकिन एक नहीं था, इंग्लैंड। ये देख सकते हैं आप इस मैप के जरिए भी। ये ब्रिटिश कंट्रोल है नेपोलियन का, ये यहाँ ये ब्रिटिश का कंट्रोल है यहाँ, और नेपोलियन के राजा ये ब्रिटिश के कंट्रोल हैं, वो ऐसे वाले, ये वाले मैंने पहले गोले किए, ये और नेपोलियन के हैं, नेपोलियन के राजा हैं, वे इसमें आते हैं, ये यहाँ भी आते हैं, थोड़े यहाँ भी आते हैं, इसमें आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये 1802 का मैप है, 1812 का मैप है। हाँ भाई, शासन व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में जान लेते हैं। नेपोलियन के समय शासन व्यवस्था कैसी थी। नेपोलियन द्वारा विद्रोहियों, पादरियों, सामंतों और कुलीनों को पुनः फ्रांस में आमंत्रित कर उन्हें वहाँ बसा लिया। किसको? कुलीन पादरी जो क्रांति के समय उनको बाहर खदेड़ा था, उनको अब वापस उसको आमंत्रित करके उनको यहाँ बसा लिया। सरकारी सेवाओं को सभी वर्गों के लिए खोल दिया। सरकारी सेवाएं तो सभी वर्गों को समान रूप से मिलेगी। अब प्रशासनिक सुधार उसने क्या किए नेपोलियन बोनापार्ट ने। फ्रांस को विभागों किसको कहते हैं? तहसील को कहते, जिला को कहते हैं। विभागों को उपविभाग आपको पता होगा, तहसीलों को भी कहते हैं। और एरेंडोजमेंट, उपविभागों को एरेंडोजमेंट कहते हैं, में बांटा गया। नेपोलियन द्वारा इन जिलों में सैनिक अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया। ये उनके प्रशासनिक सुधार थे। अब आर्थिक क्षेत्र में उसने क्या सुधार किए उसके बारे में भी जानते हैं। 1800 ईस्वी में उसने बैंक का निर्माण किया। 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट में 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। शराब, नमक, तंबाकू पर भी कर बढ़ाया गया। खाद्य सामग्री का वितरण एवं यातायात व्यवस्था सुचारू की गई। करों वसूली सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से की जाने लगी। करों की वसूली है वो सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ही की जाएगी। और यातायात की व्यवस्था है, खाद्य सामग्री की व्यवस्था है, उसको भी सही रूप से चलाने का कार्य है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। नेक्स्ट चलते हैं। पोप के साथ समझौता किसका? नेपोलियन बोनापार्ट। कॉन्कोर्दा की संधि कब हुई? 1801 में कॉन्कोर्दा की संधि हुई पोप और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच में। इसके अनुसार जो कॉन्कोर्दा की संधि हुई उसके अनुसार कुछ शर्तें रखी गई। पोप और जो नेपोलियन बोनापार्ट के बीच में ये संधि हुई उसके बीच में ये शर्तें थी। सरस को राज्य के नियंत्रण में माना गया। इस संधि के अनुसार कॉन्कोर्दा की संधि जो 1801 में हुई उसमें पोप के साथ समझौता किया। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। पादरियों को राज्य के वेतनभोगी कर्मचारी बनाया गया। मतलब आप पूजा करो, हम आपको जो भी आपका वेतन है, पगार है, वो हम आपको देंगे, आप जनता से वगैरह से नहीं वसूल सकते। वेतनभोगी बनाया गया। यद्यपि पादरियों की नियुक्ति पोप द्वारा की जानी थी, मगर पादरियों की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव भेजने का अधिकार सरकार के पास था। जो पादरी होते थे उनकी नियुक्तियाँ वो किसके द्वारा होनी थी? पोप द्वारा होनी थी। लेकिन वो सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर सरकार ने प्रस्ताव भेज दिया पादरियों की नियुक्ति के लिए, प्रस्ताव भेज दिया तो कर देंगे, नहीं भेज दिया तो वो संयम ही कर लेते। उसका अधिकार है वो सरकार के पास था। क्रांति काल में किसानों द्वारा हड़पी गई सरस की संपत्ति व जमीन पर किसानों का ही अधिकार माना गया। जो क्रांति काल में किसानों ने जमीन हड़पी थी सरस की, उस पर अब किसानों का ही अधिकार रहेगा, आपका नहीं होगा। संविधान के प्रति सम्मान व उसके अनुसार शपथ लेने पर पादरियों को जेल मुक्त कर दिया जाएगा। और जो मतलब पादरी हैं वो जेल में पड़े हैं, वो अगर संविधान के प्रति शपथ ले, संविधान का सम्मान करे, तो उनको मतलब छोड़ दिया जाता है, जेल से छोड़ दिया जाएगा। कैथोलिक धर्म
को फ्रांस का मुख्य धर्म घोषित कर दिया। कैथोलिक धर्म है वही फ्रांस का धर्म है, सभी उनको अपनाओ, ये उनका मुख्य धर्म है। ये इस समझौता के तहत हुआ। नेपोलियन ने धर्म का उपयोग सत्ता बनाए रखने के लिए किया। उसके शब्दों में, मैं मिस्र में मुस्लिम हूँ, फ्रांस में कैथोलिक। उसने अपनी सत्ता के लिए इस धर्म के शब्दों का उपयोग किया सत्ता बनाने के लिए, क्योंकि मिस्र में मुस्लिम की संख्या ज़्यादा थी, तो इसलिए कहा फ्रांस में मिस्र में मैं मुस्लिम हूँ और फ्रांस में कैथोलिकों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए इसने ये कहा फ्रांस में मैं कैथोलिक हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेपोलियन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में। नेपोलियन ने किन किन क्षेत्रों में सुधार किए उनके बारे में हम जानते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में और भी विधि संहिता के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में जो भी उन्होंने सुधार किया, आर्थिक क्षेत्र में, उनके बारे में हम जानेंगे। चलिए पहले जान लेते हैं शिक्षा संबंधी उसने क्या सुधार किए। नेपोलियन बोनापार्ट ने शिक्षा संबंधी क्या सुधार किए। नेपोलियन जानता था कि क्रांति की शुरुआत बौद्धिक वर्ग से होती है, अतः उसने विश्वविद्यालयों के अधिकारियों व प्राध्यापकों की नियुक्ति का कार्य स्वयं के हाथ में रखा। व्यावसायिक शिक्षा को महत्व दिया गया। शिक्षक सरकारी कर्मचारी बन नेपोलियन की नीतियां पढ़ाने लगे, और शिक्षक हैं वो सरकारी कर्मचारी शिक्षक हैं, वो नेपोलियन की नीतियां बच्चों को पढ़ाने लगे, स्कूलों में पढ़ाने लगे, और शिक्षा को व्यवसाय की भी बना दिया। शिक्षा को प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय में विभाजित किया। धर्म को शिक्षा से अलग कर दिया। ये नेपोलियन ने सुधार किए जो मैं बता रहा हूँ। ये सरस का नियंत्रण शिक्षा पर से समाप्त हो कर दिया गया। जो शिक्षा सरस का पहले नियंत्रण था किस पर, शिक्षा पर सरस का नियंत्रण था, उसको अब समाप्त कर दिया। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए। पाठ्यक्रम में पारिवारिक अनुशासन व सैनिक शिक्षा को शामिल किया गया। पारिवारिक अनुशासन में कैसे रहना है और सैनिक शिक्षा के बारे में भी उसने पाठ्यक्रम में, जो भी पाठ्यक्रम है उसको शामिल कर दिया गया। सैनिक शिक्षा और मतलब पारिवारिक अनुशासन में कैसे रहना है उसके बारे में उसने ये शामिल कर दिया। माध्यमिक स्तर पर लैसी नामक विद्यालय एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु नॉर्मल विद्यालय खोले गए। किसके लिए? माध्यमिक स्तर पर लैसी नामक विद्यालय एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु नॉर्मल विद्यालय खोले गए। ये नेपोलियन बोनापार्ट ने शिक्षा से संबंधित सुधार किए। और अब नेपोलियन बोनापार्ट ने विधि संहिता में कौन कौन से सुधार किए उनके बारे में जानते हैं। नेपोलियन द्वारा समस्त असंगत व असंख्य कानूनों को समाप्त कर उन्हें फ्रांस की व्यवस्था के अनुकूल बनाया। जो भी मतलब ऐसे बहुत सारे कानून थे वो असंगत थे, उनको उसने समाप्त किया और नए नए जो फ्रांस की व्यवस्था के अनुकूल उसने कानून बनाए, नए कानून बनाए। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। कानूनों को बनाते समय समानता, सभी को समान रहना चाहिए, धर्म, सहिष्णुता, नैतिकता, संयुक्त परिवार व्यवस्था, अनुशासन, देशभक्ति, संपत्ति का व्यक्तिगत अधिकार इत्यादि को महत्व दिया। इसमें किसमें? जो कानून बनाते समय इस सभी को महत्व दिया गया। सभी के संप्रभुता, समानता, धर्म, सहिष्णुता, नैतिकता, संयुक्त परिवार, देशभक्ति, संपत्ति का व्यक्तिगत अधिकार, इन सभी की इसमें महत्व दिया गया। पादरी वर्ग के प्रभाव को दूर करने हेतु सिविल मैरिज और तलाक को मान्यता दे दी गई। पहले पादरी विवाह वगैरह करवाते थे, इसीलिए उसके प्रभाव को दूर करना है तो सिविल मैरिज और तलाक की मान्यता दे दी गई। तलाक करना है तो पादरी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, स्वयं कर सकते हैं। नेपोलियन संयुक्त परिवार प्रथा में पिता को सर्वप्रमुख स्थान देता था। नेपोलियन है वो जो संयुक्त परिवार है उसमें पिता को सर्वप्रमुख स्थान देता है। परिवार में स्त्रियां व पुत्रों की स्थिति पुरुष मुखिया से निश्चित थी। परिवार में जो स्त्रियां और बच्चे होते थे उनकी जो मुखिया पुरुष होता था उससे उनकी स्थिति है वो नीचे होती थी। मुखिया पुरुष परिवार की समस्त संपत्ति का मालिक था। वह बिना किसी सलाह से उसका परिवार का विक्रय कर सकता है।
जो मतलब कोई भी खरीद सकता है, ला सकता है, वो मन मर्जी से काम कर सकता है बिना किसी की आज्ञा से, बिना किसी की सलाह से, क्योंकि वो अपने घर का मुख्य होता है। इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट ने इस नेपोलियन ने पारिवारिक अनुशासन व्यवस्था पर भी जोर दिया। परिवार में कैसा रहना है, उसके अनुशासन में रहना है, उस पर भी नेपोलियन बोनापार्ट ने जोर दिया। कानून का शासन, योग्यता के अनुसार पद, कानून के समक्ष समानता इत्यादि को फ्रांस में लागू किया गया। ये नेपोलियन बोनापार्ट के महत्वपूर्ण सुधारों में थे। नेपोलियन ने संपत्ति के व्यक्तिगत अधिकार को मान्यता देते हुए किसानों को भूमि का मालिक बना दिया गया। नेपोलियन ने सभी को संपत्ति के व्यक्तिगत अधिकार दिए और किसान थे उनको भूमि का मालिक बना दिया गया। इन सब के विपरीत उसने मजदूरों की तुलना में कंपनी मालिकों को महत्व दिया था। और लेकिन इसने यहाँ एक गलती की थी, जो मजदूर थे उनको इतना स्थान नहीं दिया जितना जो कंपनी मालिक थे उनको। वह वाणिज्यवादी व पूंजीवादी व्यवस्था का पोषक था एवं उसने इस व्यवस्था को प्रोत्साहित किया। इस कारण उसकी विधि संहिता में मजदूरों के अधिकारों को मान्यता नहीं देकर समानता के अधिकार का मखौल हो गया। ये समानता के अधिकार की बात करता है, लेकिन मजदूरों को अधिकार नहीं दिया गया, तो समानता का अधिकार कहाँ से रह गया। उसके द्वारा मजदूर संघ बनाने पर रोक लगा दी गई। कोई भी मजदूर है वो अपना संघ बनाए तो उस पर भी रोक लगा दी गई। तो मजदूरों के विपरीत मालिकों का पक्ष लेने का आदेश न्यायालयों को दिया गया और न्यायालयों को भी ये कह दिया कि आप हैं जो मजदूरों की न सुने, जो ये बड़े बड़े कंपनी के मालिक हैं उनकी सुने। ये समानता के सिद्धांत के विपरीत था। बावजूद इसके नेपोलियन को दूसरा जस्टियन भी कहा जाता है। समानता का अधिकार नहीं, ये समानता के अधिकार की बात कर रहे हैं और यहाँ मजदूरों के अधिकार का है, और फिर भी इसको जस्टिन कहा जाता है, नेपोलियन को कहा जाता था। नेपोलियन ने स्वयं अपनी विजय से ज़्यादा विधि संहिता को महत्वपूर्ण बताया था। अब महाद्वीपीय व्यवस्था ये क्यों बनाई गई? ये आप इंग्लैंड को कंगाल करने के लिए बनाई गई, लेकिन ये उन पर ही भारी पड़ गई, नेपोलियन बोनापार्ट पर भी भारी पड़ गई। इंग्लैंड को फ्रांस है यानी नेपोलियन बोनापार्ट है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर करना चाहता था महाद्वीपीय व्यवस्था के माध्यम से। नेपोलियन इंग्लैंड को व्यापारियों का देश मानता था। नेपोलियन प्रत्यक्ष युद्धों में इंग्लैंड से हार चुका था, अतः उसने इंग्लैंड की असली शक्ति व्यापार वाणिज्य को नष्ट कर उसे अप्रत्यक्ष युद्ध में हराने की ठान ली। अब नेपोलियन तो जानता था कि अब उसके अगर सामने से युद्ध किया तो वह प्रत्यक्ष रूप से युद्ध किया तो वह हमें हरा देगा। इसीलिए अब अप्रत्यक्ष रूप से उसने व्यापार जो असली शक्ति व्यापार वाणिज्य थी उसको नष्ट करने के लिए ठान ली। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। 1806 ईस्वी में बर्लिन आज्ञापति द्वारा इंग्लैंड की नाकाबंदी कर दी गई और 1806 में बर्लिन आज्ञापति के द्वारा जो इंग्लैंड की है वो नाकेबंदी कर दी गई। इंग्लैंड के साथ अन्य यूरोपीय देशों का व्यापार भी अवैध घोषित कर दिया गया। जो इंग्लैंड के साथ कोई मतलब व्यापार न करे, ये अवैध घोषित किया गया। यूरोप में कोई व्यापार न करे, इसको महाद्वीपीय व्यवस्था कहते हैं। आई होप समझ में आ गई होगी। दूसरी ओर इंग्लैंड भी थोड़ा ही सूख बैठा। इंग्लैंड ने भी ऑर्डर इन काउंसिल पास कर दिया। क्या ऑर्डर इन काउंसिल पास कर दिया? उसने नेपोलियन के पक्षधर देशों की नाकेबंदी, जहाज़ों को पकड़ने व उन्हें नष्ट करने का आदेश दे दिया। किसने? इंग्लैंड ने। नेपोलियन के जो भी जहाज़ थे, नाकेबंदी देश थे, और उनके जो जहाज़ों को पकड़ने और उनको मारने और नष्ट करने का आदेश दे दिया इंग्लैंड ने। महाद्वीपीय व्यवस्था फ्रांस के लिए घातक सिद्ध हुई। यह आत्महत्या के समान था। फ्रांस को यूरोप के व्यापार का केंद्र बनाने का प्रयास घातक सिद्ध हुआ। नेपोलियन है वो फ्रांस को व्यापार का केंद्र बनाना चाहते थे, यूरोप के व्यापार का केंद्र बनाना चाहते थे, लेकिन ये तो घातक सिद्ध हुआ।
महाद्वीपीय व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए नेपोलियन को और नए प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने को बाध्य कर दिया। इसने फ्रांस की आर्थिक स्थिति पर घातक प्रभाव पड़ा। इससे महाद्वीपीय व्यवस्था से नेपोलियन बोनापार्ट उसको आर्थिक रूप से कंगाल करना चाहता था इंग्लैंड को, लेकिन इंग्लैंड ने भी ऑर्डर इन काउंसिल पास करके उसने जो भी कूटनीतिक साल रची थी उसको समाप्त कर दिया नेपोलियन बोनापार्ट की, और उसका घातक प्रभाव है वो फ्रांस की आर्थिक स्थिति पर पड़ा। अब स्पेन पर अनाधिकृत कब्जा सॉरी, थोड़ा नाम बोलने में दिक्कत हो रही है आज। नेपोलियन बूर्बो वंश को पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहता था। नेपोलियन है वो बूर्बो वंश को पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहता था। फ्रांस के अलावा स्पेन में बूर्बो वंश का शासक चार्ल्स चतुर्थ शासन कर रहा था, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट तो इनको समाप्त करना चाहता था। तो स्पेन में किसका शासक था? बूर्बो वंश का। उस शासक का नाम क्या था? चार्ल्स चतुर्थ। यद्यपि स्पेन नेपोलियन के युद्धों में तन मन तथा धन से सहयोगी रहा था। स्पेन है वो नेपोलियन का समर्थक था। नेपोलियन जो भी युद्ध करता, जो भी सैनिक मांगता, वो तन मन धन से ये सभी देता था। कौन? स्पेन। लेकिन तथापि नेपोलियन ने स्पेन के शासक को पद से हटा अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को स्पेन का सम्राट बना दिया। उस बूर्बो वंश के शासक को हटाकर अपने ही भाई जोसेफ बोनापार्ट को स्पेन का शासक बना दिया। इस कुकृत्य ने स्पेन में राष्ट्रीयता की भावना फैला दी। यूरोप के अन्य देशों ने इस संघर्ष ने नेपोलियन के विरोध स्पेन का साथ लिया। इसी के कारण नेपोलियन का पतन है अब स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसने जो बूर्बो वंश का शासक चार्ल्स चतुर्थ तन मन धन से नेपोलियन का साथ दे रहा था, उसको अपनी राजगद्दी से हटाकर उसके भाई जोसेफ को राजगद्दी पर बैठाना ये कहाँ का न्याय था। इसीलिए अब संपूर्ण यूरोप है उसके विरुद्ध आ जाता है और स्पेन के समर्थक बन जाता है। चलिए, अब विद्वान है ग्रेंट एवं टेम्परेले। उसने क्या कहा है? स्पेन के युद्ध ने कैंसर के समान नेपोलियन की शक्ति को पी लिया था। सव्यम नेपोलियन ने कहा, स्पेन के नासुर ने मुझे तबाह कर दिया। इस प्रकार नेपोलियन का विरोध रूस, ऑस्ट्रिया, स्पेन, पर्सा, पुर्तगाल, स्वीडन इत्यादि देशों में मात्र राजनीतिक नहीं था, भावनात्मक स्तर पर इन देशों की जनता ने नेपोलियन द्वारा हराए गए शासकों को समर्थन देना प्रारंभ कर दिया। इन देशों के निवासी राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर नेपोलियन के विरुद्ध संघर्ष करने लगे। अब सभी देश जैसे रूस हैं, ऑस्ट्रिया हैं, स्पेन है, पर्सा हैं, पुर्तगाल, स्वीडन आदि देश मिलकर नेपोलियन के विरुद्ध अब उठ खड़े हो रहे थे, और सभी जो जनता थी वो भी जो नेपोलियन ने जिस शासक को हराया था उसको उठाकर उसका समर्थन कर रही थी। पूरे यूरोप में उथल पुथल मची थी बूर्बो वंश के शासक को हटाने के बाद, और अब नेपोलियन के विरुद्ध संघर्ष के लिए ये सभी कर रहे थे तैयारियाँ। मास्को का युद्ध ये रूस के बीच में साथ होता है। महाद्वीपीय व्यवस्था ने रूस को फ्रांस का विरोधी बना दिया। जो महाद्वीपीय व्यवस्था थी उसने रूस को फ्रांस का विरोधी बना दिया। रूस है इसके खिलाफ था। जो महाद्वीपीय व्यवस्था बनाई उसके खिलाफ है वो कौन था? रूस था। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव के कारण रूस में सामंतों का प्रभाव क्षेत्र कम हो गया था। जो फ्रांस की क्रांति थी उसके प्रभाव के कारण रूस में जो सामंत लोग थे उनका है वो प्रभाव क्षेत्र कम हो गया था। महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण व्यापार व सामंतों के आमोद प्रमोद की सामग्री में कमी आ गई थी। रूस का सम्राट अलेक्जेंडर भी पोलैंड को लेकर फ्रांस से शंकित था। रूस ने महाद्वीपीय व्यवस्था को जारी रखने से इनकार कर दिया। ये सभी रूस के साथ उनका युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि इसने जो महाद्वीपीय व्यवस्था हुई थी जिससे जो अलेक्जेंडर था उसके आमोद, जो अलेक्जेंडर राजा था और जो सामंत लोग थे उनके आमोद प्रमोद की वस्तुएं हैं वो इंग्लैंड से आती थी, वो आनी अब बंद हो गई। और जो रूस का सम्राट था अलेक्जेंडर वो भी पोलैंड को लेकर उससे शंकित था। किससे?
फ्रांस से संकेत था, इसीलिए अब इन दोनों के बीच में मास्को का युद्ध होता है। परिणाम स्वरूप फ्रांस ने रूस पर आक्रमण कर दिया, लेकिन रूस की सर्दी से फ्रांसीसी सैनिक लाखों की संख्या में मारे गए। नेपोलियन का मास्को अभियान भी असफल रहा। फिशर की मान्यता है, फिशर है विद्वान है, उसकी क्या मान्यता है, मास्को अभियान दो राष्ट्रों के बीच संघर्ष नहीं था, बल्कि वो तो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति और एक महान धर्म प्रशस्त जाति की राष्ट्रीय भावना के बीच का संघर्ष था। ये फिशर का कहना है, कथन है, मान्यता है। अब ये राष्ट्रों का युद्ध, जिसे लिपजिंग का युद्ध भी कहते हैं, वो है अक्टूबर 1833 ईस्वी में हुआ था, जिसे लिपजिंग युद्ध या राष्ट्रों का युद्ध भी कहा जाता है। तो स्वीडन, पर्सा, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड तथा रूस ने मिलकर नेपोलियन को हराने हेतु सौते गुट का निर्माण किया। इन सभी देशों ने मिलकर नेपोलियन को हराने के लिए सौते गुट का क्या निर्माण किया। नेपोलियन ने 1813 ईस्वी में ड्रेसडन के युद्ध में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध अपनी अंतिम विजय प्राप्त कर ली थी। और नेपोलियन की अंतिम विजय कब थी? ड्रेसडन का युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया और नेपोलियन के बीच में, जिसमें ऑस्ट्रिया की हार हुई और नेपोलियन की जीत हुई, जो 1813 ईस्वी में थी। ये उनकी अंतिम विजय थी। उसके बाद में उसका पतन शुरू हो जाता है, उसकी हार होती है। किसकी? नेपोलियन बोनापार्ट की। उसकी अंतिम जो विजय है वो ड्रेसडन के युद्ध में, जो ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ था, उसमें हुई थी उसकी अंतिम विजय। लेकिन मित्र राष्ट्रों की सेना ने 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच लिपजिंग के निकट राष्ट्रों के युद्ध में नेपोलियन को परास्त कर दिया। कब? 16 अक्टूबर के बीच, 16 से 19 अक्टूबर 1813 के बीच में नेपोलियन को परास्त कर दिया। इस युद्ध में नेपोलियन की सैनिक शक्ति नष्ट हो गई। जो नेपोलियन की सैनिक शक्तियाँ थी वो हैं इस युद्ध से नष्ट हो गई। 1 मार्च 1814 ईस्वी को मित्र राष्ट्रों ने युद्ध जारी रखने तथा शत्रु के खात्मे के लिए आपस में सोमने की संधि की। जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने आपस में सोमने की संधि की। कब? 1 मार्च 1814 में, क्योंकि शत्रु का पूर्ण रूप से खात्मा करने के लिए सोमने नामक संधि की और महाद्वीपीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने फ्रांस की सेना को परास्त कर मार्च 1814 ईस्वी में फाउंटेनब्लू नामक स्थान पर नेपोलियन से संधि की। और जो मित्र राष्ट्रों की सेना ने अंततः मार्च 1814 ईस्वी में उसको समाप्त कर दिया। किसको? हरा दिया, नेपोलियन बोनापार्ट की सेना को, और उसको सिंहासन से भी हटा दिया। और पहले एक संधि होती है, फाउंटेनब्लू नामक संधि होती है। किसके बीच में? नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच में। मार्च 1814 में तो वो जब उसको हरा दिया जाता है, और उसके बाद में फाउंटेनब्लू नामक संधि होती है। किसके बीच में? फाउंटेनब्लू नामक स्थान पर संधि होती है, नेपोलियन के बीच संधि होती है। नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच में संधि होती है। इस संधि के तहत क्या होता है? नेपोलियन को सिंहासन से हटा दिया जाता है और उसे एल्बा द्वीप का शासक बनाकर वहाँ भेज दिया जाता है। नेपोलियन को एल्बा द्वीप भेज दिया जाता है, उस शासक से हटाकर वहाँ उसको भेज दिया जाता है, वहाँ पर शासक बना दिया जाता है, एल्बा द्वीप का शासक बना दिया जाता है। साथ ही 20 लाख फ्रैंक वार्षिक पेंशन देना निश्चित कर दिया गया। 20 लाख प्रति वर्ष पेंशन देना निश्चित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वाटरलू का युद्ध, ये महत्वपूर्ण युद्ध है। 30 मार्च 1815 ईस्वी को नेपोलियन एल्बा द्वीप से भागकर पेरिस पहुंच गया तथा पुनः फ्रांस का सम्राट बन बैठा। लेकिन क्या हुआ? जो इन्होंने, किसने? मित्र राष्ट्रों ने उसको एल्बा द्वीप तो भेज दिया, लेकिन 30 मार्च 1815 को वो वहाँ से फिर से भागकर कहाँ आ गया? वापिस फ्रांस आ गया, पेरिस आ गया। यद्यपि नेपोलियन ने ये घोषणा की कि वह शांति और स्वतंत्रता का मार्ग अपनाना चाहता है, और उसने ये कहा कि मैं शांति और स्वतंत्रता का मार्ग अपनाऊंगा।
लेकिन यूरोपीय राष्ट्रों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यूरोपीय देश थे, उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। मित्र देशों की संयुक्त सेना फ्रांस भेजा गया। 18 जून 1815 ईस्वी को नेपोलियन परास्त हुआ और मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को नेपोलियन के विरुद्ध भेज दिया जाता है 18 जून 1815 ईस्वी को, और नेपोलियन हार जाता है और 15 जुलाई 1815 ईस्वी को अंग्रेजी नौसैन्य अधिकारी मेटलैंड के समक्ष हैं, वो नेपोलियन बोनापार्ट हैं, वो आत्मसमर्पण कर देता है। कब? 15 जुलाई 1815 ईस्वी को अंग्रेज सैन्य अधिकारी मेटलैंड के समक्ष नेपोलियन बोनापार्ट हैं, वो आत्मसमर्पण कर देता है। उससे पहले इंग्लैंड ले जाया गया, वहाँ से उसे सेंट हेलेना द्वीप में कैद कर दिया गया। इंग्लैंड ले जाकर उसको सेंट हेलेना द्वीप जो उसमें कैद कर दिया। सब वर्ष तक उदर रोग से ग्रस्त कष्ट पाते हुए 5 मई 1821 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। 20 वर्ष पश्चात उसके अवशेष फ्रांस लाए गए, जिन्हें पूर्ण सम्मान सहित पेरिस में दफनाया गया। और 20 साल के बाद में वापस जो अस्थियां थी, वो शव था, वो कहाँ पर लाया गया? पेरिस फ्रांस लाया गया और वहाँ पूर्ण सम्मान सहित दफनाया गया। वहाँ पर हमें समाधि भी हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में नेपोलियन का पतन क्यों हुआ, उसके कारणों को और नेपोलियन के मूल्यांकन के बारे में जानेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो दोबारा देख लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो नेपोलियन का ही आने वाला है, पार्ट नंबर 2।